नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से उनके समर्थकों द्वारा लगातार उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और इसी क्रम में आज उनके समर्थकों द्वारा देहरादून के घंटाघर स्थित एक मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही हवन यज्ञ किया गया और दुआएं मांगी गई। वहीं सीएम तीरथ सिंह जल्द से जल्द कोरोना की मात देकर वापस काम पर लौटे, इसको लेकर लोग सभी दुआएं मांग रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसको लेकर उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी पूरी जानकारी दी। तो वहीं पर सभी कार्यकर्ताओं ने आज हवन यज्ञ करके मुख्यमंत्री के ठीक होने की दुआएं मांगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता विशाल गर्ग लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पॉजिटिव पाए गए थे, अब क्या कुछ तस्वीर सामने आई है? और बिल्कुल ऋचा, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए थे तो उन्होंने ट्वीट करके उसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जगह जगह पर बीजेपी ने उनके नाम के लिए हवन किया ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और वापस से लोगों के बीच में आए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम इस समय सेफ हाउस पर मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को रखा गया है और यहाँ पर डॉक्टरों की निगरानी में उनके उपचार हो रहे हैं। और उसी के लिहाज से देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री है वो शासकीय कार्य अपने सारे के सारे यहीं से निपटा रहे हैं। जिस तरह से आपको दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पर समय समय पर सैनिटाइजर का काम हो रहा है और जो कचरा लेने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर समय समय पर आ रही है कि साफ सफाई यहाँ पर होती रहे, चीज़ें होती रहे। और लगातार अधिकारियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए तीरथ सिंह रावत यहाँ से दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं वो कर रही हैं, शासकीय कार्य सभी निपटा रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री बतौर अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में है, लेकिन फिर भी वो अपने सारे शासकीय कार्य निपटा रहे हैं। और इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी जोश देखने को मिला है। वो जगह जगह पर उनके नाम का हवन कराते हुए नजर आ रहे हैं और जल्द से जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, ताकि क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 10 से 12 दिन जो लोगों के बीच में तीरथ सिंह रावत रहे तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो और फिर से वो कार्यकर्ताओं के बीच आए, आम जनता के बीच में आए, क्योंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है सरकार के पास और 2022 के इलेक्शन भी सर पर है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सल्ट विधानसभा के भी चुनाव होने हैं तो मुख्यमंत्री जी को आना होगा, अपना जो समय है वो जनता के साथ व्यतीत करना होगा। लेकिन जिस तरह से अभी कोरोना पॉजिटिव है तो हो सकता है कि अभी कुछ दिन वो आइसोलेशन में ही रहे और यहाँ पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका चेकअप उपचार होता रहेगा। जी ऋचा। बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरीके से उनके कांटेक्ट में काफी लोग आए थे, क्या उनकी भी जांच की गई है? बिल्कुल लीजा, क्योंकि जिस तरह से जैसे ही मुख्यमंत्री जी को पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने सबसे पहले का काम किया कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव है और साथ ही लोगों को ये चेताया कि जो जो उनके संपर्क में थे वो सभी लोग जाएं, अपनी कोरोना टेस्ट कराएं। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि भारी संख्या में लोगों से मुख्यमंत्री जी का मिलना था, सुबह से ही लेकर के वो शाम तक, देर रात तक लोगों से मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग उनके सामने आए थे, क्योंकि और हो सकता है कि उनके संपर्क में भी आए हों, तो इसको लिहाज से उन्होंने पहले ही सबको आगाह कर दिया था। तो उसके लिहाज से सभी की कोरोना जांचें चल रही हैं और जो मेन अधिकारी थे जो सीएम के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। ऋचा। बिल्कुल। और विशाल, जिस तरीके से त्योहार नजदीक है, होली का त्योहार भी आने वाला है और साथ ही साथ जिस तरीके से महाकुंभ मेले का जो आयोजन है वो भी होना शुरू हो जाएगा, उसके लिए क्या कुछ तैयारी की जाए? क्योंकि खुद अब केंद्र की तरफ से कहा गया था कि जो कोविड का कहर बढ़ता जा रहा है इसकी मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए जो मेला आयोजन होने वाला है महाकुंभ का। अब बिल्कुल ऋचा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि होली का जो आयोजन है, हालांकि कुंभ का भी आयोजन है, तो उसको लेकर के पहले ही गाइडलाइन सरकार की ओर से दे दी गई थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि जो कुंभ है, कुंभ के जो कार्य हैं उन पर असर ना पड़े। इसके लिहाज से भी जो केंद्र की नोटिफिकेशन थी उसके बाद राज्य सरकार ने भी अपने तमाम जो फैसले थे उनको बदला है और अब जो भी यहाँ पर आएंगे वो अपनी कोरोना की रिपोर्ट लेकर के आएंगे और तभी वो अपनी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आएंगे, तभी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर डुबकी लगा सकेंगे। और उसी के बाद, क्योंकि रिपोर्ट काफ़ी अनिवार्य है यहाँ पर लाना, तो उसके लिहाज से भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ऋचा। यानी बिल्कुल अब रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।
उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होना है और इस नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब बीजेपी के लिए 2022 चुनाव को भेदना बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की रणनीति और पार्टी के सामने चुनौतियां समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश मंत्री मधु भट्ट से संवाददाता साक्षी साहनी ने खास बातचीत की। खास बातचीत के लिए हमारे साथ भाजपा की प्रदेश मंत्री मधु भट्ट जी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे। मैम, अगर बात करें नए नियुक्त मुख्यमंत्री की, तो उनके नेतृत्व को किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि देखिए बहुत कम समय उनके पास और बहुत सारी चुनौतियां, तो इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, निश्चित रूप से चुनौतियां तो हर वक्त रहती हैं और राजनीति क्षेत्र में से तो विशेष तौर पर चुनौतियां ही रहती हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो एक जनप्रतिनिधि होता है उसकी जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति, और जनता की जो जन भावनाएं हैं उनके अनुरूप कार्य करना ही प्राथमिकता होती है, और उसी के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जैसे ही बने उन्होंने जन भावनाओं के अनुरूप ही कार्य करना एकदम से प्रारंभ कर दिया। और आप देखेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं थी उनका निराकरण तुरंत ही किया। अब हमारे सामने क्योंकि इतना बड़ा आयोजन महाकुंभ का होने जा रहा है, और आप देखेंगे कि क्योंकि कोविड का एक तरीके से प्रकोप भी चल ही रहा है, तो हमने उसको देखते हुए भी जो हमारी जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, अव्यवस्था ना हो, उसके लिए भी इंतजाम कर रहे हैं। और भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो और सबके लिए सुरक्षित कुंभ हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मैम, आप बहुत लंबे अरसे से भाजपा में रही हैं, विभिन्न पद आपने संभाले, विभिन्न पदों की गरिमा आपने बरकरार रखी, तो ऐसे में मैम लगातार जब त्रिवेंद्र सरकार थी तो ये सवाल उठा कि भाजपा के नेतृत्व में कमी है, संगठन में कमी है, उसको किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि 10 महीने का समय है, जनता को भी खुश करना है और नेतृत्व को भी मजबूत करना है, इसको किस तरीके से कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि जो हमारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके जितने भी, क्योंकि हम सब लोग एक ही संगठन में लोग काम करते हैं, और सभी लोग बहुत अच्छे से जनता के बीच में कार्य करते रहे हैं। जो भी विभिन्न योजनाएं, चाहे आपकी केंद्र की हो, चाहे हमारे राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का पूरा हम लोगों ने प्रयास किया है। उन्हीं जो उनके कार्य रहे, उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जो हमारी जो योजनाएं रही हैं उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मैम, एक सवाल ये था कि आपने महिलाओं की बात करी कि महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं जो हैं भाजपा सरकार निकालती है। ऐसे में मैम, नए नियुक्त जो मुख्यमंत्री आए हैं उन पर एक विवाद चल रहा है महिलाओं पे टिप्पणी करने का, उसको किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि खुद आप एक महिला हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो देखिए उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी भी मांग ली है। ऐसा नहीं था, एक कार्यक्रम था और उसमें बच्चियों को जो एक बच्चों का कार्यक्रम था जिसमें नशे के विरुद्ध उसके लिए एक कार्यक्रम रखा हुआ था, समाज में बढ़ता हुआ नशे के लिए बच्चों को देखिए हम एक जो मुख्यमंत्री होता है वो एक पिता की तरह होता है, और उसके लिए पूरे सभी हम लोग उनकी एक मैं कहूँ कि उनकी एक संतान के रूप में है। तो उन्होंने अगर एक संस्कारित एक बात कही कि सभी को संस्कारवान होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का, जिस प्रकार से क्योंकि आजकल का जो ये समाज है, ये नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है, उस नैतिक मूल्यों को, संस्कारवान होने को अगर वो कहते हैं तो इसको दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सभी चाहते हैं हमारे बच्चे संस्कारित हों, क्योंकि अगर पाश्चात्य संस्कृति भी देखें तो पाश्चात्य लोग भी यहाँ पर आकर हमारे जो संस्कृति है उसका पालन कर रहे हैं, और आध्यात्मिक जो हमारी, क्योंकि देखिए ये देवभूमि है, और देवभूमि में अगर हम देवभूमि के वासी अगर देवताओं के जैसा आचरण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हमें एक सीख थी, और अगर किसी को उसकी भावनाएं कहीं आहत होती हैं तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हमने किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की, जिसको जो पहनना है वो पहनिए, हमने कोई मना ही नहीं है। लेकिन एक ड्रेस कोड होता है, वो तो हम लोग भी मानते, फॉलो करते हैं, उसका अगर पालन हो और संस्कारवान बने, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, तो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है।
आप थे प्रदेश मंत्री मधु भट्ट जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों में राज्य सरकार का भय का माहौल बन गया है। बढ़ते कोविड के बीच होली का त्योहार भी आने को है, जिसको लेकर बाजार गुलाल और पिचकारियों से सजने लगे हैं। ऐसे में कोविड वाली होली कैसी होने वाली है, इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी सहानी ने देहरादून के प्रसिद्ध पलटन बाजार का जायजा लिया। कोरोना की दूसरी होली, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था कोरोना के समय में चरमराई थी, वो अर्थव्यवस्था सुधरने की कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है जनता ने लगाई थी। लेकिन अब क्योंकि कोरोना का दर फिर से बढ़ रहा है, संक्रमित का दर फिर से बढ़ रहा है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब व्यापारी भी कहीं ना कहीं परेशान है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं होली आने वाली है और तमाम आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या तैयारियां जो है विशेष करी गई हैं। जिस तरीके से पिचकारियां और सारी चीज़ें होली के 4-5 दिन हफ्ते पहले ही देखने को मिल जाती हैं, वो देखने को तो मिल रही हैं, लेकिन सब कुछ है, बस ग्राहक नहीं। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि लगातार जो है निराशा चेहरों पर छाई हुई है व्यापारियों के, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन लगा और फिर अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो वहीं जनमानस की जेब में भी सीधे तौर पर असर पड़ा। लेकिन एक उम्मीद थी कि त्योहार आएंगे तो अब कहीं ना कहीं घर का खर्चा आराम से निकाल पाएंगे, लेकिन त्योहार आने के बाद भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से अब निराशा की लहर है, क्योंकि अब ग्राहकों का आना जाना जो है नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, जिस तरीके से अब होली आने वाली है, होली के आने से पहले ही देखा जा सकता था हर्ष और उल्लास जो है चेहरे पे होता था, लेकिन अब देखा जा सकता है ग्राहकों की कमी है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैम, ग्राहक तो मार्केट, एक तो पलटन मार्केट के तो वैसे ही बहुत बुरा हाल हो रखा है। जिस हिसाब से जगह जगह गड्ढे हैं, सब कुछ है, प्लस लोगों पे पैसा नहीं है या किस वजह से कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है होली का। अगर बात करी जाए तो क्या ये जो आप पिचकारियाँ लाए हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्योंकि चाइनीज़ को भी बायकॉट करने की बात हुई थी, तो क्या ग्राहक की रुचि किस तरफ है? देसी सामान जो बनता है उस पर, या फिर जो चाइनीज़ आता है उस पर ज़्यादा रुचि है? कस्टमर आते हैं, मांगते हैं इंडियंस है, बट इंडियंस में इतनी वैरायटी नहीं बन पाती, तो वो उनका ऑप्शन वही चाइनीज़ पे ही रहता है, तो वो चाइनीज़ लेके जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना का दर बढ़ रहा है, तो ऐसे में देखा जा सकता है बहुत सारे लोग जो है बिना मास्क के और सैनिटाइजर के आपको नजर आते हैं। आपकी दुकान पे भी बहुत सारे लोग बिना हैंड सैनिटाइजर और इन सब चीज़ों के नजर आते होंगे, तो आपका क्या रहता है कि आप हाथ सैनिटाइज और ये सब चीज़ें होती हैं? अगर कस्टमर को हम बोल देते हैं पहले आप मास्क पहनिए या सैनिटाइज़र यूज़ किए, तो कस्टमर कहता है कि हम किसी और शॉप से ले लेंगे, हमारे पास ये सब अवेलेबल नहीं है। जिस तरीके से आपने सुना कि अर्थव्यवस्था जिस तरीके से कोरोना के समय में चरमराई थी, तो वहीं अब होली जो दूसरी कोरोना की होली है वो भी कहीं ना कहीं ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनमानस का जो रुचि है वो सामान खरीदने में नहीं है, क्योंकि जेब में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर असर पड़ा है। इस वजह से देखा जा सकता है कि लोग जो है अब ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं ज़रूरत के सामान को। उसके अलावा अगर देखा जाए त्योहारों का, अगर एक पूरा सर्कुलम निकाला जाए, अगर त्योहारों का निकाला जाए कि त्योहारों में जनता का क्या रुख है, तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से व्यापारी ने भी बताया कि मार्केट जो है ठंडा पड़ा हुआ है, जिसके चलते अब व्यापारी भी कहीं ना कहीं निराश और परेशान आपको नजर आएंगे। अपने सहयोगी आकाश के साथ में साक्षी सानी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा जहां मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं पर्वतीय इलाकों में भी बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। ऐसे में राजधानी देहरादून में मौसम कैसा बना हुआ है, इसी का जायजा लिया संवाददाता प्रीति गौड़ ने। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा मैदानी इलाकों में जहां हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई गई है, तो वहीं पर्वतीय इलाकों की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना यहां पर मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। राजधानी देहरादून की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो राजधानी देहरादून में भी सुबह से ही मौसम जो है वो सुहावना यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। काले बादल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर छाए हुए हैं। हालांकि बारिश यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन संभावनाएं जो है वो यही कह रही है कि यहाँ पर बारिश जो है एक बार देखने को मिल सकती है। मौसम भी हालांकि सुहावना बना हुआ है। लंबे समय से यहाँ पर गर्मी लोगों में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जिस तरह से मौसम सुहावना बना हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि जो बारिश है वो यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रही है। अगर पर्वतीय इलाकों की बात करें तो पर्वतीय इलाकों के लिए भी कल भी यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई थी, जिसके चलते केदार घाटी में भी यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली है। हालांकि आज भी यहाँ पर संभावनाएं जो है बर्फबारी की जताई गई है। देखने वाली बात ये होगी कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो कितनी सच साबित होती है। अपने सहयोगी आकाश श्रीवास्तव के साथ मैं प्रीति गौड़, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के रिप्ड जींस के साथ ही रामनगर में दिए बयान को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कांथोला का कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए इस तरह की बातों को उठाकर जनता को बरगलाने की साजिश कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, आज पूरे विपक्षी दल और कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। आप देखिए, कल रामनगर में कितनी बड़ी योजना मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की महिलाओं को लेकर के। महिलाओं को जिप्सी संचालन के लिए का योजना बनी है, महिलाओं के लिए गाइड की जो है ट्रेनिंग देने की बात हुई है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने की। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा और जो संकुचित सोच है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उनकी ओर ज़्यादा आज विपक्षी दलों का जो है उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जल्द ही सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। नई दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक में भेजे गए पैनल पर विचार होगा, जिसके बाद प्रत्याशी के नाम फाइनल किया जाएगा। बता दें कि पार्टी ने पैनल में पूर्व विधायक दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना, दिनेश मेहरा, डॉक्टर यशपाल सिंह रावत, गिरीश कोटनाला, प्रताप सिंह रावत और राधा रमण के नाम भेजे हैं। उधर आज कांग्रेस भी प्रत्याशी के नाम पर अपनी मोहर लगा सकती है। कांग्रेस इस बार पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के बेटे विक्रम रावत पर दांव खेल सकती है। कभी चाय बनाना, कभी जलेबी छानना और कभी पकौड़ी तलना, ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कुछ तस्वीरें रही हैं, जो पिछले दिनों से काफी चर्चा में रही हैं। और वहीं अब हरीश रावत अब एक बार फिर से अलग अंदाज में नजर आए हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पौड़ी के जय हरि खाल में होली मिलन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने महिला होलियार के बीच होली के गीत गुनगुनाए और उनके हाथ रखते हुए भी नजर आए। होली के गीतों पर डांस करते हुए हरदा ने महिलाओं के साथ फोटो और वीडियो भी बनवाई, जिसका हरदा ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों के साथ शेयर की है। उत्तराखंड के पौड़ी में जिलाधिकारी ने सिंडी जसकोट ग्राम पंचायत में समाज कल्याण विभाग द्वारा नवनिर्मित आश्रम पद्धति विद्यालय भवन का निरीक्षण किया। वहीं विद्यालय परिसर में बनाए गए कक्ष भवन, छात्रावास, भोजनालय, अधीक्षिका भवन तथा स्टाफ रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर की 4 दीवारी के सड़क किनारे छोटे स्थान पर वायर गेट की मजबूत घेरबाड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर आदि लगाने को कहा गया है। आश्रम पद्धति विद्यालय का जो निर्माणाधीन भवन है सिंडी जसकोट ग्राम पंचायत में, उसका आज निरीक्षण किया है और निरीक्षण के समय में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और अधीक्षिका जो महोदया है वो भी उपस्थित रहे। पेयजल निगम द्वारा इसका जो है निर्माण शाखा द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया है। कुल मिला के 3,97,00,000 का परियोजना 2010 और 11 में स्वीकृत हुआ था। उसके उपरांत निर्माण कार्य काफी विलंब से चल रहा था। आज की तिथि में कुछ कार्यों को छोड़कर बाकी समस्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मैंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से आज अनुरोध किया है कि इस आश्रम पद्धति विद्यालय के संचालन। पौड़ी में समाज कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें मरने के बाद भी विभाग की ओर से मृतकों के खाते में वृद्धावस्था पेंशन डाली जा रही है। दरअसल पौड़ी जिले के विकासखंड बीरोखाल में समाज कल्याण विभाग द्वारा मृतकों के खाते में वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन लगातार डाली जा रही है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी से शिकायत भी की है और पूरे प्रकरण की जांच की मांग की गई है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है, विभागीय स्तर पर हुई लापरवाही की जांच की जाएगी। समाज कल्याण के द्वारा की जा रही बड़ी लापरवाही को देखा गया है, जिसके अंतर्गत मृतक व्यक्तियों के बैंक खाते में अभी भी आज भी जो है वृद्ध अवस्था पेंशन और विधवा अवस्था पेंशन आ रही है। एक ही परिवार में पति पत्नी को किस प्रकार से ये पेंशन वितरण का काम समाज कल्याण द्वारा किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल।
बेरीनाग के राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हो गया है। शिविर का समापन राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता प्रदीप मेहरा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों को पढ़ाई के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करना चाहिए। वहीं वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी उषा पंत ने 7 दिनों तक स्वयंसेवकों के द्वारा किए गए कार्यक्रमों की पूरी जानकारी दी। बेरीनाग का 7 दिवसीय विशेष शिविर 16 तारीख को शुरू हुआ था, जो आज 22 तारीख तक चला। इस शिविर के दौरान हमने विभिन्न जगहों की साफ सफाई की, क्योंकि कोविड-19 के कारण इस 7 दिवसीय शिविर के इसका जो स्वरूप है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। इसका स्वरूप रात्रिकालीन न होकर के केवल दिवसीय ये शिविर लगा। तो इस दौरान बच्चों ने सहयोग की भावना से अपना जाति धर्म सब छोड़ छाड़ के एक स्वयंसेवी के रूप में उन्होंने विभिन्न जगह पर सफाई अभियान चलाया। बौद्धिक सत्र में हमारे बीच में कई जो बुद्धिमान लोग हैं। जो रोजगार उत्तराखंड के लिए एक बड़ा सवाल रहा है। हालांकि कई लोग मुर्गी पालन के साथ बकरी पालन से जरूर पहाड़ में जुड़े हैं, लेकिन अब नैनीताल में पिग फार्मिंग स्वरोजगार का जरिया बन रहा है। तो वहीं पर खुरपाताल में दीवान सिंह के परिवार ने इसे आय का जरिया बनाया है। किसान दीवान सिंह के दोनों बेटे इस काम में जुड़े हुए हैं। तो वहीं गांव के पास ही पिग का प्रजनन कर इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए इन पालतू पिग के लिए बाड़े तैयार किए गए हैं, तो कोई दिक्कतें ना हो इसके लिए भी पूरा ख्याल रखा गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों से चल रहे इस काम का अब फायदा मिलने लगा है। कोई मित्र थे वहाँ यहाँ पे नैनीताल पे, तो उनने मुझे ये जगह देखकर उन्होंने कहा कि इस काम के लिए सबसे अच्छा है, घर से दूर है और ये काम करके आप ट्राई करके देखो, करके कमाई का सोर्स अच्छा है। बाहर जा रहे हैं, उन्होंने अपने उसमें करना चाहिए, पोल्ट्री फार्म करें, मधुमक्खियों का करें। तो ये तो लोगों का खाली हुआ है कि हम वो मेहनत करना नहीं जानते। साहब मेहनत अगर करें तो पहाड़ में हमारे बुजुर्ग कैसे रहे, उन्होंने कैसे खेत बनाए, आज तो बच्चे बिल्कुल वो नहीं कर रहे। तो मान्यवर ऐसा है कि इसमें जरूर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। वास्तव में सर स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया होगा, इसीलिए हमने ये चाहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए। एक तो प्रवासी लोग जो यहाँ पर आए हैं, बाहर से आए हैं, वो इससे गाइडेंस ले सकते हैं और इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।